Okay, dear students, welcome to Dotway Educators again. Now we are going to start the Unit 5, which is Memory Management System. Memory Management System in operating system अब क्या होता है? You should know about its base. Okay, this is a process to keep track of all the memory, which is known as storage. ओके आपको इसमें ये पूरा ट्रैक रखना होता है कि कितनी मेमोरी जो है वो आपने प्रोसेसेस को एलोकेट की है और कितनी आपने यूज कर ली है और कितनी आपके पास अनयूज्ड पड़ी है. अनयूज्ड इन द सेंस कि कौन सी आपके पास मेमोरी स्लॉट्स हैं जो फ्री पड़े हैं. दिस इज द बेस ऑफ योर यूनिट मेमोरी मैनेजमेंट. अब इसके फर्स्ट जो टॉपिक है वहीं पे मैंने क्लियर किया हुआ है. व्हाट इज मेमोरी मैनेजमेंट? It is the process of controlling and coordinating computer memory, assigning the portion known as the blocks to various running programs to optimize the overall performance of the system. अब इसका मीनिंग क्या है कि आपके पास जितने भी प्रोसेसेस कंप्यूटर सिस्टम में एंटर हो रही हैं तो ऑब्वियस सी बात है उनको रिजाइड करने के लिए कोई ना कोई स्पेस चाहिए होती है. उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? ब्लॉक्स होते हैं जिनको हम लोग वन बाय वन आगे फर्दर प्रोसेसेस को या फिर जॉब्स को हम लोग असाइन करते हैं. ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली उनको स्टोरेज में रिजाइड करवाया जाता है. आफ्टर दैट उनकी क्या होती है? प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है. And it is the most important function of an operating system that manages primary memory. आपके पास प्राइमरी मेमोरी जो होती है वहाँ पे आपकी सारी प्रोसेसेस की एग्जीक्यूशन होती है. इट हेल्प्स प्रोसेसेस टू मूव बैक एंड फॉरवर्ड बिटवीन द मेन मेमोरी एंड एग्जीक्यूशन डिस्क. ओके, इट आल्सो हेल्प्स टू कीप ट्रैक ऑफ एवरी मेमोरी लोकेशन. नॉर्मल सी चीज़ है, अगर आपके पास इस चीज़ का प्रॉपर ट्रैक होएगा कि कितनी मेमोरी आपने यूज़ कर ली है, कितनी मेमोरी कौन सी प्रोसेस को आपने एलोकेट की है, इस ट्रैक के साथ आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस जो होती है वो बेटर रहती है. डन. एंड द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव व्हाई यूज मेमोरी मैनेजमेंट. ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं लेकिन इसको हम लोग यूज क्यों कर रहे हैं? हियर आर द सम रीजंस व्हिच आर गिवन बिलो व्हिच वी विल रीड वन बाय वन in order to know the use of the memory management. Okay, the first point, it allows you to check how much memory needs to be allocated to the processes that decide which processor should get memory at what time. राइट आपको ये चीज़ पता चलती है यहाँ पे कि कितनी मेमोरी जो है वो कब आपको किस प्रोसेस को एलोकेट करनी है. तो आपके पास इस चीज़ का पूरा ट्रैक रहता है. द सेकेंड वन इज ट्रैक्स व्हेनेवर इन्वेंट्री गेट्स फ्रीड और अनएलोकेटेड. अकॉर्डिंग टू इट विल अपडेट द स्टेटस. राइट आपको इस चीज़ का भी ट्रैक रखना पड़ता है कि कितनी मेमोरी है वो कब फ्री हुई है या फिर कब उसको आपने डीएलोकेट करवाया है. इसके अकॉर्डिंगली आपका स्टेटस जो रहता है वो अपडेटेड रहता है. एंड द थर्ड पॉइंट इज इट एलोकेट्स द स्पेस टू एप्लीकेशन रूटीन्स. राइट ये आपकी स्पेस जो है वो आपके पास एप्लीकेशंस के रूटीन को असाइन करती है. एंड द फोर्थ पॉइंट इज it also makes sure that these applications don't interfere with each other. right जैसे हमने पहले प्रीवियस सेक्शन में हमने डिस्कस किया कि आप जो मेमोरी है उसको ब्लॉक्स के फॉर्म में असाइन करते हो आगे फर्दर प्रोसेसेस को. therefore there is no interference of processes within the execution of each other. okay, and the fifth point is it helps to protect different processes फ्रॉम ईच अदर. राइट जैसे हमने फोर्थ पॉइंट में डिस्कस किया है कि जब उनकी इंटरफेरेंस ही नहीं होगी एक दूसरे के काम में तो यहाँ पे क्या रहेगी? एक प्रोटेक्शन रहती है क्योंकि सारी प्रोसेसेस विच आर बीइंग एग्जीक्यूटेड ऑन द इंडिविजुअल बेसिस देयर इज नो इंटरफेरेंस एंड नो क्लैप्स ऑफ वर्क ऑफ द प्रोसेसेस बिटवीन द अदर प्रोसेसेस. ओके, and the sixth point is it places the programs in memory so that memory is utilized to its full extent. right हम लोग प्रोसेसेस को आगे फर्दर प्रोसेसेस एंड प्रोग्राम्स को मेमोरी में रखते हैं. क्यों रखते हैं? ताकि उनकी एग्जीक्यूशन भी प्रॉपरली चलती रहे एंड आपकी जो मेमोरी है उसको आप फुली यूज कर पाओ बिना किसी वेस्टेज के. so these are the basic reasons why we are using the memory management in the operating system. I hope you have cleared this topic here. okay, and the next topic is okay, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास दिस इज नोन एज मेमोरी पार्टीशनिंग. अब
व्हाट इज मेमोरी पार्टीशनिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम? इसके नेम से ही क्लियर होता है मेमोरी एंड उसकी पार्टीशनिंग। आप मेमोरी की पार्टीशनिंग क्यों करते हो? हमने प्रीवियस सेक्शन में क्या डिस्कस किया था कि जो हम मेमोरी है वो एलोकेट करते हैं, असाइन करते हैं आगे फर्दर इनकमिंग प्रोसेसेस को, वो किस फॉर्म में करते हैं? ब्लॉक्स की फॉर्म में। दैट्स व्हाई वी विल हैव टू क्रिएट द पार्टीशंस ऑफ द मेमोरी। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया हुआ है, द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द मेमोरी इनटू सेक्शंस इज कॉल्ड द मेमोरी पार्टीशनिंग। मतलब कि आपकी मेमोरी को आप छोटे छोटे सेक्शंस में या छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करते हो, दिस इज नोन एज द मेमोरी पार्टीशनिंग। हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि आपने इनकमिंग प्रोसेसेस को मेमोरी जो है वो असाइन करनी है, देयरफॉर दे कैन एग्जीक्यूट विद देयर पीरियड ऑफ टाइम। ओके, अब आपके पास कितने तरह के यहाँ पे मेथड्स हैं जिनके अकॉर्डिंगली आप पार्टीशनिंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हो। द फर्स्ट पॉइंट इज फिक्स्ड पार्टीशनिंग। इसके नेम से ही क्लियर हो रही है ये चीज, इसका नेम डिपिक्ट कर रहा है। दिस इज द फिक्स्ड एंड स्टैटिक पार्टीशनिंग। मतलब कि आपके पास एक फिक्स्ड पोर्शंस होंगे, पार्टीशंस होंगे किसके? मेमोरी के, जो आगे फर्दर जिनको आप बार बार उनको आप चेंज नहीं कर सकते। दे आर नॉट फ्लेक्सिबल इन बिहेवियर। ओके, इन फिक्स्ड पार्टीशनिंग द पार्टीशंस आर मेड आइदर बिफोर एग्जीक्यूशन और ड्यूरिंग द सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। इसमें आप लोग उनको बार बार आप चेंज नहीं कर सकते, लाइक यहाँ पे ये वेरिएबल नहीं होती है। दीज आर द फिक्स्ड ब्लॉक साइज ऑफ मेमोरी। ओके, एंड दीज कैन बी डिवाइडेड और दीज कैन बी एलोकेटेड टू द इनकमिंग प्रोसेसेस। यहाँ पे क्या होता है, प्रोसेस का साइज जो है वो मैटर नहीं करता, लेकिन उनको वन बाय वन आप सीक्वेंशली इसमें आगे फर्दर इनमें लोड करते हो। जो आपकी इनकमिंग प्रोसेस है उसको, चाहे उसका साइज जो है वो, जैसे हमने यहाँ पे एज एन एग्जांपल लिया हुआ है, ब्लॉक साइज 4 MB है आपका फर्स्ट जो पार्टीशन है, ठीक है। उसमें प्रोसेस 1 जो है उसका साइज कितना है? 1 MB, बट योर ब्लॉक इज ऑफ 4 MB। वी आर लोडिंग द प्रोसेस 1 इन द फर्स्ट सेक्शन ऑफ दिस मेमोरी। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी मेमोरी जो है वो फ्री पड़ी है? 3 MB। वी कैन से दैट दिस मेमोरी इज गोइंग टू बी अनयूज्ड. So it is also known as the fragmentation. What is fragmentation? We will elaborate it in the coming sections. Okay. Now coming to the second point, this is dynamic partition. Dynamic partition का वो dynamic is what? Dynamic का मतलब होता है variable, एक तरह का वेरिंग साइज जो आपका चेंज हो सकता है, जिसको आप ऑल्टर कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, द नंबर ऑफ पार्टीशंस विल नॉट बी फिक्स्ड। यहाँ पे कुछ भी फिक्स्ड नहीं होता है एज कम्पेयर टू द फिक्स्ड और डायनामिक पार्टीशनिंग प्रोसेस। ओके, यहाँ पे क्या होता है, इट विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ इनकमिंग प्रोसेसेस। मतलब आपकी अगर इनकमिंग प्रोसेस कितने साइज की है उसके अकॉर्डिंगली आप इसको वेरी कर सकते हो इसमें साइज को, एंड इट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द मेन मेमोरी। अब यहाँ पे जो आप मेमोरी एलोकेशन करते हो वो एज पर द रन टाइम भी आप प्रोसेसेस को एलोकेट कर सकते हो। जब उनकी एग्जीक्यूशन हो रही है तब उनके साइज के अकॉर्डिंगली आप मेमोरी को उनको असाइन कर सकते हो। ओके, दिस वाज द डायनामिक पार्टीशनिंग। तो ये आपके पास दो मेथड्स थे किसके? मेमोरी पार्टीशन के, विच वर फिक्स्ड और स्टैटिक पार्टीशनिंग, एंड द सेकंड वाज डायनामिक पार्टीशनिंग। अब आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, दिस इज नोन एज द फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन आपके पास क्या होती है? प्रोसेसेस आर स्टोर्ड एंड रिमूव्ड फ्रॉम द मेमोरी। दिस इज वेरी सिंपल कि आपकी प्रोसेस जो एग्जीक्यूट हो रही है सबसे पहले वो मेमोरी में उसको लोड किया जाता है, तो वो स्टोर होती है। उसके बाद एग्जीक्यूशन के बाद उनको मेमोरी से रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। जब उनको रिमूव कर दिया जाता है तो वहाँ पे क्या हो जाती है, एक फ्री मेमोरी स्पेस बचती है जिसको आप फ्री मेमोरी पूल भी बोलते हो। एंड कई बार क्या होता है, लेट सपोज अगर आपके पास 4 MB का एक ब्लॉक साइज पड़ा है, आपने उसमें 2 MB की प्रोसेस जो है उसको आपने लोड किया, वो एग्जीक्यूशन उसकी 2 MB की चल रही है, बट जो बाकी 2 MB पड़ा है वो फ्री है, दिस इज अनयूज्ड, तो उसकी एक तरह की वेस्टेज भी हो रही है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम दैट प्रोसेस इज नॉट बी एबल टू एलोकेट टू मेमोरी ब्लॉक्स बिकॉज इट्स स्मॉल साइज एंड मेमोरी ब्लॉक्स ऑलवेज रिमेन अनयूज्ड इज कॉल्ड द फ्रेगमेंटेशन। अब जो आपकी प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है, लेकिन उसके बिना जो फ्री मेमोरी पड़ी है वो क्या है, वो अनयूज्ड है, और उसको क्या आप बोल सकते हैं कि वहां पे वेस्टेज हो रही है। और दिस प्रोसेस ऑफ वेस्टिंग ऑफ मेमोरी, या फिर ये जो आपके पास एक टर्म है वेस्टेज ऑफ मेमोरी, दिस इज नोन एज द
फ्रेगमेंटेशन, इसको हम बोलते हैं कि आपकी जो मेमोरी फ्री पड़ी है, जो यूज नहीं हो रही है, उस प्रॉब्लम को हम क्या नेम देते हैं, फ्रेगमेंटेशन का. Okay, this type of problem happens during a dynamic memory allocation system when free blocks are quite small, so it is not able to fulfill any request. कई बार क्या होता है, आपके पास जो मेमोरी फ्री पड़ी होती है वो छोटे छोटे साइज में होती है, जिसको आगे फर्दर आप आने वाले इनकमिंग जो प्रोसेसेस है उनको आप एलोकेट भी नहीं कर सकते. ठीक है, सो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन. नाउ वी हैव द टू टाइप्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन which are given below. There are two kinds of fragmentation in the operating system. These are known as the internal fragmentation and the second one is external fragmentation. Now अब आपके पास internal fragmentation and external fragmentation में क्या difference होता है. The internal fragmentation can be reduced by assigning the smallest partition which is still good enough to carry the entire process. इसमें आप क्या करते हो, जो आपके पास बहुत छोटे छोटे साइज के पार्टीशंस हैं उनको आप क्या, वो रिड्यूस होते हैं, उनको आप आगे फर्दर असाइन कर सकते हो. लेकिन ये सारी असाइनमेंट होती किसके बिहाफ पे, जो छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पीसेस ऑफ मेमोरी होते हैं उनको आप एक तरह का कंबाइन करके, उनको कॉम्पैक्ट करके आप क्या करते हो, उसको एक बड़ा मेमोरी पूल भी बना दिया जाता है. ओके, तो वो आगे फर्दर दूसरी प्रोसेसेस के लिए एक तरह का फ्रूटफुल हो सकता है या उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है. एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कैन बी रिड्यूस्ड बाय रीअरेंजिंग मेमोरी कंटेंट्स टू प्लेस ऑल द फ्री मेमोरी टुगेदर इन अ सिंगल ब्लॉक. तो ये सारी फ्रेगमेंटेशन को सॉर्ट आउट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, उसको मतलब उनको कंबाइन करके एक बड़ा मेमोरी पूल बना सकते हो, जिसको आगे फर्दर दूसरी इनकमिंग प्रोसेस जो है वो उनको यूज कर सकती है एज अ सिंगल ब्लॉक. ओके, इट वाज द टॉपिक ऑफ fragmentation. Okay, now the next topic we are going to read is your swapping topic. What is the swapping mechanism in the terminology of operating system? अब स्वैपिंग का क्या होता है, मतलब अगर आपने स्वैप इन या स्वैप आउट करना, अब ये जो प्रोसेस है ये किस चीज के लिए यूज की जाती है, मेमोरी को कॉम्पैक्ट करने के लिए. ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसको आप टेम्परेरी यूज करते हो. जैसे आपकी मेन मेमोरी में आपकी प्रोसेसेस जो है वो रिजाइड कर रही हैं फॉर द एग्जीक्यूशन. लेट्स सपोज उनमें से किसी प्रोसेस को किसी स्पेशल सर्विस की जरूरत पड़ती है, तब आप उनको टेम्परेरी थोड़े टाइम के लिए वहां से रिमूव करके आगे फर्दर सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आप उनको लोड करवा देते हो. ठीक है, जब उनकी स्पेशल सर्विस वहां से कंप्लीट हो जाती है तब उनको दोबारा से सेकेंडरी मेमोरी से हटा के फिर उनको मेन मेमोरी में वापस लाया जाता है इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर ओन एग्जीक्यूशन. यू कैन अंडरस्टैंड इट बाय looking at this diagram. See, we have two memory spaces. This is the main memory. यहाँ पे आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम की साइड पे यूजर स्पेस है. यूजर स्पेस में आपकी लेट्स सपोज प्रोसेस 1 पहले पड़ी थी, उसको जब सर्विस की जरूरत थी तब हमने वहां से उसको रिमूव करवा के कहाँ पे लोड करवाया गया, सेकेंडरी मेमोरी की साइड पे. सेकेंडरी स्टोरेज में प्रोसेस 1 पड़ी है, तब वहां से प्रोसेस 2 की जब सर्विस कंप्लीट हो गई तो उसको वापस स्वैप इन किया गया है कहाँ पे, मेन मेमोरी में, मतलब यूजर स्पेस की साइड पे. अब ये प्रोसेस क्या होती है, यहाँ पे आपकी एक तरह की जो यूजर की साइड पे स्पेस है, मतलब एग्जीक्यूशन के लिए वहाँ पे आपकी स्टोरेज एक तरह की फ्री हो जाती है. किस चीज के लिए, ताकि आप लोग मल्टीपल प्रोसेसेस को रन कर सको, मल्टीपल प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कर सको ऑन द सेम टाइम. दिस इज नोन एज द स्वैपिंग प्रोसेस. अब स्वैपिंग प्रोसेस में टाइम कौन सा कितना कंज्यूम होता है, उतना टाइम कंज्यूम होता है जितना टाइम की आपकी प्रोसेस मेन मेमोरी से रिमूव होके सेकेंडरी मेमोरी तक लोड होने में लेती है और फिर सेकेंडरी मेमोरी से वापस मेन मेमोरी में आने के लिए. दिस इज द कंजम्पशन ऑफ टाइम जो एक प्रोसेस कंज्यूम करती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्वैपिंग. और स्वैपिंग की प्रोसेस जो है उसको आप कहाँ पे ज़्यादा यूज करते हो, इन केस ऑफ मल्टीपल प्रोसेसेस और मल्टी प्रोग्रामिंग. नाउ वी आर गोइंग टू इलेबोरेट व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्वैपिंग. अब आपके पास स्वैपिंग प्रोसेस के काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं. वी आर गोइंग टू रीड इट वन बाय वन. द फर्स्ट वन इज इट ऑफर्स अ हायर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग. जैसे Now the next topic we are going to elaborate is benefits of swapping. अभी हमने swapping की प्रोसेस जो है वो प्रीवियस सेक्शन में डिस्कस की है.
तब तो हमारे पास यहाँ पे कौन से बेनिफिट्स, कौन से प्रॉन्स या कौन से मेरिट्स होते हैं स्वैपिंग प्रोसेस को यूज़ करने के इन केस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। द फर्स्ट वन इज इट ऑफर्स अ हायर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। मतलब जैसे हमने अभी भी इसके डायग्राम में आपने एक चीज़ देखी होगी, यहाँ पे हमने दो प्रोसेसेस को एक साथ एग्जीक्यूट किया, तो इट हेल्प्स टू रन द मल्टी प्रोग्रामिंग कॉन्करेंटली और साइमल्टेनियसली। कॉन्करेंटली और साइमल्टेनियसली का क्या मीनिंग होता है कि आपके मल्टीपल जो प्रोग्राम्स होते हैं वो एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं। दे आर यूजिंग द प्रोसेसर टाइम एंड योर मेमोरी स्टोरेज कॉन्करेंटली एंड साइमल्टेनियसली। अब यहाँ पे आपके प्रोसेसर का टाइम और जो आपकी स्पेस होती है उसको वो प्रॉपरली यूज किया जाता है विदाउट एनी वेस्टेज। दिस इज द बेसिक एम ऑफ स्वैपिंग प्रोसेस and it helps to improve the performance of your system. So swapping is a process that helps or improves the performance of your operating system and your system. ठीक है, ये इसका एक बेनिफिट होता है काफ़ी बड़ा स्वैपिंग प्रोसेस का। एंड द नेक्स्ट वन इज इट हेल्प्स टू गेट बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि उसकी यूटिलाइजेशन होती है प्रॉपरली। यूटिलाइजेशन किस वे में होती है? एक तरह की ऑप्टिमाइजेशन जिसको बोला जाता है, या फिर ऑप्टिमैलिटी भी बोला जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जो आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाए बिना किसी वेस्टेज के। हमारे पास कौन से दो रिसोर्सेज मेन होते हैं? एक तो आपकी मेमोरी स्पेस एंड द सेकेंड वन इज CPU का टाइम। सो इसका नेक्स्ट पॉइंट भी यही है, इट मिनिमम wastage of CPU time on completion, so it can easily be applied to a priority based scheduling method to improve its performance. Okay, मतलब कि आपकी मेमोरी स्पेस और प्रोसेसर का टाइम, इन दोनों रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करना और प्रॉपरली उसको यूज करना बिना किसी वेस्टेज के टू द फुलेस्ट टू देयर एक्सटेंट। ठीक है, सो ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं स्वैपिंग के, एंड इन बेनिफिट्स को प्रॉपरली यहाँ पे आप इलेबोरेट कर सकते हो इन केस ऑफ योर स्वैपिंग प्रोसेस। Now our next topic which we are going to discuss is partition allocation. As we have already discussed it for various time, that we are assigning the partitions of memory to the processes in the form of blocks. अब आप छोटे छोटे ब्लॉक्स को असाइन करते हो, तो उन ब्लॉक्स की जो पार्टीशनिंग है उनको आप एलोकेट किस वे में कर सकते हो, या फिर आपके पास कौन से मेथड्स हैं जिनके अकॉर्डिंगली आप उन ब्लॉक्स को आगे फर्दर प्रोसेसेस को असाइन करते हो। देयर आर वेरियस आइडियल मेथड विच वी आर यूजिंग। ओके, तो यहाँ पे आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम में ये चार आपके पास बेसिक मेथड्स हैं, बेस्ट फिट, नेक्स्ट फिट, वर्स्ट फिट एंड फर्स्ट फिट। ओके, वी विल एक्सप्लेन देम वन बाय वन। ओके, द फर्स्ट वन इज द फर्स्ट फिट, जो आपका उसका नेम डिपिक्ट कर रहा है। फर्स्ट फिट मतलब जो आपके पास फर्स्ट सफिशिएंट ब्लॉक होएगा इन द बिगिनिंग ऑफ द मेन मेमोरी, वो जो है वो आगे फर्दर आपकी प्रोसेसेस को एलोकेट किया जाएगा। तो इसका मैंने एक यहाँ पे एक डायग्राम आई हैव गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। दिस इज द फर्स्ट कॉलम में हमने क्या दिया हुआ है? जॉब नंबर, एंड द सेकंड कॉलम इज मेमोरी रिक्वेस्टेड, मतलब कि जॉब नंबर्स हैं। वी हैव द 4 जॉब्स in this block, J1, J2, J3 and J4. On the next column, memory requested, there are 4 requests which are coming from these jobs. J1 is requesting 20 kilobyte memory, and J2 is requesting 200 kilobyte, and J3 is requesting 500, and J4 is requesting 50. अब यहाँ पे जो नीचे मैंने डायग्राम दिया, नीचे का जो टेबल है वहाँ पे प्रॉपर उन्होंने एक इलेबोरेशन आपको यहाँ पे दी है मेमोरी की लोकेशंस, एंड सेकंड में आपके पास क्या है? मेमोरी के ब्लॉक साइजेस, टोटल आपके पास कितने ब्लॉक साइजेस पड़े हैं, एंड जॉब नंबर्स, देन द जॉब साइजेस। जो आपके पास जॉब साइज हैं वो कौन सी हैं? उनकी रिक्वेस्ट है, किनकी? जॉब नंबर्स की। अब जॉब नंबर 1 जो है उसकी रिक्वेस्ट कितनी थी? 20 किलोबाइट, लेकिन वहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे आपके पास साइज कितना है मेमोरी का? 200। तो उसमें से अब 20 आपको रिक्वेस्ट, जो जॉब J1 की जो रिक्वेस्ट थी 20 किलोबाइट थी, अब उसकी 20 किलोबाइट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, लेकिन उसमें से 180 जो होएगी वो रिमेनिंग अनयूज्ड मेमोरी रह जाएगी। अब J2 की रिक्वेस्ट कितनी थी आपके पास? 200,
and it was not able to complete by assigning the portion of 30 kilobyte. That's why we have switched to the next column which is 700 किलोबाइट. ओके, J2 को आपने कौन सा असाइन किया? 700 में से 200 जो है उसकी रिक्वेस्ट थी, उसका उतना पोर्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन बाकी 500 जो है वो अनयूज्ड रह जाएगा. इन द केस ऑफ J4 की रिक्वेस्ट कितनी थी? इट वाज and the second point which we have in the partitioning methods is best fit. As its name is defining, it's best fit. मतलब कि यहाँ पे ये इसको बेस्ट क्यों बोला जा रहा है? जो हम यहाँ पे पोर्शन असाइन करने जा रहे हैं मेमोरी का आगे फर्दर टू द इनकमिंग प्रोसेसेस, ये सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है अमंग द फ्री पार्टीशंस. सबसे स्मॉलेस्ट इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्रॉपरली चेक करते हैं कि जो इनकमिंग प्रोसेस है उसकी रिक्वेस्ट कितनी मेमोरी की है, एंड आगे फर्दर आप उसको सबसे छोटा जो है मतलब उसके अकॉर्डिंगली, उसकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंगली आप उसको मेमोरी का पोर्शन असाइन करोगे. क्यों असाइन करोगे? ताकि यहाँ पे आपकी कम से कम मेमोरी जो है वो वेस्ट हो सके. सो ये चीज़ आपको यहाँ के डायग्राम से क्लियर हो जाएगी. जैसे हमारे पास यहाँ पे वी हैव ऑल्सो 4 प्रोसेसेस and job numbers. The first one is J1, J2, J3 and J4. इनकी रिक्वेस्ट वही पुरानी वाली हैं जो हमने प्रीवियस डायग्राम्स में पढ़ी थी. अब नीचे क्या है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे हम लोग चेक करें आपके पास मेमोरी ब्लॉक साइजेस कितने पड़े हैं? 30, 50, 200, 700 and 980. ओके, एंड द जॉब नंबर J1, उसकी रिक्वेस्ट कितनी है? 20 किलोबाइट की, लेकिन हम लोग उसको कौन सा पोर्शन असाइन कर रहे हैं? 30 का. क्यों? ताकि हमारे पास कम से कम मेमोरी जो है वो वेस्ट हो सके. तो यहाँ पे आपकी कितनी मेमोरी वेस्ट हुई है या फिर फ्री है? ओनली 10 KB. ओके, एंड इन द केस ऑफ J4 वी हैव द रिक्वेस्ट ऑफ जॉब नंबर 4 50 KB. अब उसको कितना हमने कौन सा ब्लॉक असाइन किया है? 50 का. तो यहाँ पे आपकी 1% भी मेमोरी जो है वो वेस्ट नहीं हुई है या फिर फ्री नहीं है. And in the case of job number 2, its request is 200 KB and we are assigning the portion of 200 KB to this job number. और यहाँ पे भी आपकी कोई भी मेमोरी जो है वो फ्री नहीं है. And in case of J3, its request is 500 kilobyte and we are assigning the portion of 700. और यहाँ पे भी आपकी बहुत कम मेमोरी जो है वो वेस्ट हुई है, 200 किलोबाइट. ओके, और यहाँ पे टोटल कितनी यूज हुई है? 770. जबकि आपके फर्स्ट फिट वाले में वहाँ पे फ्री मेमोरी की जो अमाउंट थी वो ज़्यादा थी और जितनी आपकी यूटिलाइज हुई थी वो काफ़ी कम थी. सो दिस इज नोन एज द बेस्ट फिट. इसको हम बोलते हैं, ये आपके पास बेस्ट फिट होता है पार्टीशनिंग मेथड्स में. एंड द लास्ट पॉइंट इन द पार्टीशन एलोकेशन मेथड्स इज नेक्स्ट फिट. तो ये आपका थोड़ा सा सिमिलर भी होता है किसके साथ? फर्स्ट फिट के साथ. जैसे इसका नेम ही आपको क्लियर कर रहा है यहाँ पे नेक्स्ट फिट. आप यहाँ पे इनकमिंग प्रोसेसेस को वन बाय वन नेक्स्ट जो पोर्शन ऑफ मेमोरी है वही आप उनको असाइन करते हो. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज द नेक्स्ट फिट मेथड. इट इज मोर सिमिलर टू द फर्स्ट फिट and it searches for the first sufficient partition from the last allocation point. Okay, that's why इसको हम क्या बोलते हैं? next fit in the allocation method. now हमारे पास जो next point है in the partitioning methods, this is the worst fit. As its name is defining totally, this is the worst क्यों है यहाँ पे? इस केस में क्या होता है कि कई बार जो है सबसे लार्जेस्ट जो पोर्शन होता है मेमोरी का वो आगे फर्दर प्रोसेसेस को असाइन कर दिया जाता है. एंड उसमें क्या होता है, सबसे बड़ा साइज और सबसे ज़्यादा मेमोरी जो होती है वो फ्री रह जाती है, अनयूज्ड रह जाती है. दिस इज also leading to the wastage of memory. That's why we call it as a worst fit. It allocates a process to the partition which is the largest, sufficient, freely available partition in the memory.
ओके, दैट्स वाई इसको वर्स्ट फिट बोला जाता है। अब यहाँ पे हमने डायग्राम में आई हैव मेंशन दैट प्रोसेस नंबर, वी हैव 3 प्रोसेसेस एंड उनके साइज क्या हैं। दीज आर द प्रोसेस 1 एंड इट्स प्रोसेस साइज इज 30 किलोबाइट एंड प्रोसेस नंबर 2 इज इट्स साइज कितना है 100 एंड प्रोसेस नंबर 3 का कितना है 45। अब नेक्स्ट हमारे पास जो इनकमिंग दूसरे टेबल में हमारे पास मेमोरी ब्लॉक साइज है वो है 50 किलोबाइट एंड 100 एंड 400 एंड 550। प्रोसेस नंबर के अकॉर्डिंगली हमने उनको यहाँ पे असाइन किया है प्रोसेस 3, प्रोसेस 2, प्रोसेस 1। प्रोसेस 3 को 50 किया गया और उसका साइज कितना था 45, तो यहाँ पे 5K जो है आपका वो फ्री पड़ा है। एंड प्रोसेस 2 का साइज कितना था 100 और उसके अकॉर्डिंगली तो यहाँ पे आपका कोई इतना ज़्यादा फ्री नहीं है। एंड प्रोसेस 1 का कितना था हमारे पास 30 साइज, लेकिन उसको कौन सा जो साइज एलोकेट किया गया है 400 का, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अमाउंट जो है मेमोरी की वो वेस्ट हुई है। दिस इज 370। तो यहाँ पे टोटल कंज्यूम कितनी हुई है 175, बट जो आपके पास फ्री है वो कितनी है 375। दैट्स वाई दिस इज नोन एज द वर्स्ट फिट इन दिस केस। ओके, एंड द नाउ अब हमारे पास आपके चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक है पेजिंग। पेजिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन द सब्जेक्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यू शुड लर्न अबाउट इट। अब अगर हम पेजिंग की बात करें, पेजिंग क्या टेक्निक होती है? पेजिंग एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को मतलब इनेबल करता है to retrieve processes from the secondary storage into the main memory in the form of pages। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं, यहाँ पे पेजिंग एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पे जो प्रोसेसेस हैं उनको सेकेंडरी स्टोरेज से रिमूव करवा के मेन मेमोरी की साइड पे आप लोग मूव करते हो, और उनको किस फॉर्म में मूव किया जाता है? पेजेस की फॉर्म में। इन दिस मेथड जो मेन मेमोरी है दैट इज डिवाइडेड इनटू द स्मॉल साइजेस एंड ये जो स्मॉल साइज के ब्लॉक्स होते हैं उनको हम आगे फर्दर क्या बोलते हैं? फ्रेम्स। आपको इनका कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे इसके डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। आई हैव मेंशन्ड अ डायग्राम ऑफ दिस। सी, दिस इज द मेन मेमोरी जहाँ पे आपके वो फ्रेम्स पड़े हैं। जो सेकेंडरी स्टोरेज में आपकी पेजेस हैं उनको वहाँ पे छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है और उनको क्या बोला जाता है? पेजेस। और उन्हीं पेजेस को आप जब मेन मेमोरी में आप रिजाइड करवाते हो या फिर वहाँ पे मूव करवाते हो, उनको क्या बोला जाता है वहाँ पे? फ्रेम्स। If you are facing any difficulty while defining the paging process, then you can follow these steps. Paging के one by one. The first point is paging is a memory management technique. आपको हमें पता है कि ये memory management में हम लोग इसको use करते हैं this technique को. And the second point is in paging the memory is divided into fixed size pages. ठीक है, और उनको क्या बोला जाता है? Frames. And the operating system retrieves data from the secondary storage in same size and these same size blocks are called pages. Fourth point क्या है आपके पास? Paging is an important part of virtual memory implementation in modern operating systems. Okay, and the fifth point is it allows the physical address space of the processes to be non-contagious. यहाँ पे आपके जो आपकी physical address space होती है उनको non-contagious में डिवाइड किया जाता है या उसको ऐसे नॉन कंटेजियस मैनर में यूज किया जाता है। नॉन कंटेजियस का कई बार मीनिंग ऐसे आ जाता है कि वो प्रॉपरली एक साइज के नहीं होते या फिर वो एक सीक्वेंस नहीं फॉलो किया जाता है वहाँ पे। एंड द सिक्स्थ पॉइंट द कॉन्सेप्ट ऑफ पेजिंग इज यूज्ड टू रिमूव द प्रॉब्लम ऑफ फ्रेगमेंटेशन। यस, इसको आप इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को भी रिमूव करवाने में यूज करते हो। एंड द सेवेंथ पॉइंट इज पेजिंग इज यूज्ड फॉर फास्टर एक्सेस टू डेटा। दैट्स व्हाई पेजिंग इज कंसीडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, so these were some important points related to paging. Now I have mentioned a diagram on the next page which is of paging technique. So this is the diagram and on the left side there is the logical memory which is divided into small sizes called pages. We have 4 pages, page number 0, 1, 2 and 3. On the right side we have the physical memory which is divided into small size blocks and these blocks are called the frames, and in the mid we have a page table. On the left side I have mentioned the pages
0 1 2 3 and in the table there are 4 entries 1 4 3 7. These are the frames which are empty right now. ओके, अब आप यहाँ पे पेज नंबर 0 जो है उसको आप असाइन कर रहे हो, कहाँ पे लोड कर रहे हो, फिजिकल मेमोरी के ब्लॉक नंबर 1 में. ओके, एंड पेज 1 इज गोइंग टू बी लोडेड इनटू द फ्रेम कॉल्ड 4 एंड पेज 2 जो है उसको हमने कहाँ पे लोड किया है, फ्रेम नंबर 3 में. एंड जो आपके पास पेज नंबर 3 है उसको आपने कौन से आगे फर्दर ब्लॉक में असाइन किया है, ब्लॉक नंबर 7 में. सो ऑन द राइट साइड फिजिकल मेमोरी में जो आपके एंट्रीज हुई हैं, पेज नंबर 0 किस में है, 1 में. पेज नंबर 2 कहाँ पे है, 3 ब्लॉक में. पेज नंबर 1 कहाँ पे है, 4 ब्लॉक में. पेज नंबर 3 कहाँ पे है, 7 ब्लॉक में. सो ये आपकी न्यू पेज टेबल बन जाएगा. ठीक है, दिस इज द पेजिंग टेक्निक जो आपकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब एक टेक्निक मानी जाती है इन द केस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. नाउ वी आर स्विचिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज सेगमेंटेशन. अब सेगमेंटेशन आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होती है, दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक एंड दिस इज नोन एज द मेमोरी सेगमेंटेशन. इसमें क्या हो जाता है, आपके जो प्रोसेस है उसको हम छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर सकते हो, छोटे छोटे साइजेस में डिवाइड करते हो, जिनको हम क्या बोलते हैं, छोटे सेगमेंट्स. These blocks or these portions are known as the segments. And what is memory segmentation and why segmentation is required, इसके लिए मैंने कुछ points यहाँ पे आपको elaborate कर दिए हुए हैं. I have mentioned these points related to the segmentation. You can read them just for your knowledge. Okay, why segmentation is required, I have mentioned the 3 points. And we are going to elaborate the segmentation which is on the next page. What is the segmentation? अब सेगमेंटेशन क्या है, हम लोग अब जब आपके पास मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक जो पेजिंग दैट इज ऑलरेडी मेंशन्ड इन दिस चैप्टर, अब सेगमेंटेशन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी है, क्योंकि जो पेजिंग की टेक्निक होती है उसमें आप लोग यूजर्स का व्यू ऑफ प्रोसेस जो है वो नहीं डिफाइन किया जाता. मतलब अगर प्रोसेस को यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो चीज़ उसमें मेंशन नहीं होती है, बट इट इज मेंशन इन द केस ऑफ सेगमेंटेशन. दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू यूज and we are going to explain the segmentation. This is the memory management technique. First of all, ये किसको support करती है, it supports the user's point of memory. ठीक है, and this technique of division of a computer's primary memory into sections called segments. आप यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी को आगे फर्दर किस में डिवाइड करते हो, छोटे छोटे सेक्शंस में, उनको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट्स बोलते हैं. एंड इन ये सेगमेंट्स जो होते हैं इंडिविजुअली काम करते हैं और इन सेगमेंट्स को आगे फर्दर इनका एड्रेस जो होता है वो 0 से अगर स्टार्ट हो रहा है एंड उसका टोटल साइज कितना होएगा, लेट्स सपोज एक सेगमेंट जो है उसका एड्रेस 0 से स्टार्ट हो रहा है तो उसका जो टोटल साइज होएगा, लेट्स सपोज अगर उसका साइज है 1024 तो वो उसका लिमिट एड्रेस होएगा, 0 बेस एड्रेस एंड उसका लिमिट एड्रेस क्या होएगा, 1024. A process is divided into segments. We have already mentioned it, and the chunks that a program is divided into, which are not necessarily all the same sizes, are called segments. And segmentation gives the users view of the process which paging doesn't give. That's why हम इसको use करते हैं, क्योंकि पेजिंग जो है वो प्रोसेस का यूजर्स व्यू ऑफ पॉइंट को वो सपोर्ट नहीं करती है, इसलिए सेगमेंटेशन को आगे फर्दर यूज किया जाता है. I have declared a diagram of segmentation on the next page. This is the logical view of segmentation. See, on the left side we have the logical address space, on the right side we have the physical address space. अब यहाँ पे क्या है, जो आपका लॉजिकल एड्रेस स्पेस है उसमें हमारे पास क्या है, आपके पास सेगमेंट्स हैं, segment number 0, segment number 1, segment number 2, segment number 3 and the 4. Okay, and on the right side we have the physical memory space. अब उसमें जो आपने blocks डिवाइड किए हुए हैं उनके अकॉर्डिंगली हमने सेगमेंट्स को उसमें लोड किया हुआ है. In the mid we have the segment table. In the same manner we had in the case of
पेजिंग। ओके, यहाँ पे क्या है, सेगमेंट टेबल में सबसे पहले जो आउटसाइड पे है वो क्या है, आपके पास सेगमेंट्स के नंबर हैं जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस में भी मेंशन किए हैं, 0 1 2 3 5 2 3 4 और टोटल ये सेगमेंट्स कितने हैं, 5 है हमारे पास। अब बेस एड्रेस, जहाँ से उसका बेस एड्रेस स्टार्ट हो रहा है 500 एंड उसकी टोटल लिमिट कितनी है, 600। सेगमेंट 0 जो है उसको हमने आगे फर्दर फिजिकल मेमोरी में कहाँ पे स्टोर किया हुआ है वो आपको ऑन द राइट साइड मेंशन किया हुआ है सेगमेंट नंबर 0 में यहाँ पे। एंड आगे फर्दर आपके पास जो सेगमेंट नंबर 1 जो है उसका कितना एड्रेस है आपके पास, बेस एड्रेस 2500 एंड उसको आगे फर्दर आपने लोड किया हुआ है, देखो 2500 जहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंड आगे फर्दर उसका टोटल साइज 3300 का है। तो ऐसे यहाँ पे सारे सेगमेंट्स की एलोकेशन की जाती है फ्रॉम द लॉजिकल मेमोरी टू द फिजिकल मेमोरी एड्रेस स्पेस। सो इट वाज द टेक्निक ऑफ सेगमेंटेशन इन केस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी मेंशन की हुई है जो आपको मतलब थोड़ा सा इजीली अंडरस्टैंड करवाएगी द प्रोसेस ऑफ सेगमेंटेशन। ये रियल लाइफ एग्जांपल है एक जो आपकी जनरल लाइफ के साथ भी कोरिलेट करती है। सेगमेंटेशन मीन्स टू डिवाइड द मार्केट प्लेस इनटू पार्ट्स और सेगमेंट्स विच आर डिफाइनेबल, असेसिबल, एक्शनेबल एंड प्रॉफिटेबल एंड हैव अ ग्रोथ पोटेंशियल। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको मार्केट के साथ, मार्केट प्लेस के साथ थोड़ा सा कोरिलेट कर रहे हैं। जो सेगमेंट्स हैं वो एक तरह के पार्ट्स हैं, आप उनको इजीली इंडिविजुअली। Now I have mentioned a real life example in order to simplify the process of segmentation. अब segmentation को आप अपनी real life के एक example के साथ correlate कर सकते हो। इसमें क्या mention किया हुआ है इस example में कि जो एक market में एक organization जो है, एक organization या कोई भी company होती है उसके लिए possible नहीं होता कि वो पूरी की पूरी market को इंस्टेंटली कवर कर सकें या फिर पूरी की पूरी मार्केट को अपना टारगेट बना सकें, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होता है, उस मार्केट प्लेस को छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड कर लिया जाता है, छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड कर लिया जाता है और उन सेक्शंस को क्या बोला जाता है, सेगमेंट्स। एंड दीज सेगमेंट्स आर डिफाइनेबल, असेसिबल, एक्शनेबल एंड प्रॉफिटेबल। मतलब कि आप उनको इजीली डिफाइन भी कर सकते हो, असेसिबल इन द सेंस उनको आप असेस कर सकते हो अपना टारगेट बना के, एंड उनके ऊपर उसको दीज सेगमेंट्स आर आल्सो एक्शनेबल, मतलब आप उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन अपनी कर सकते हो। एंड दीज आर आल्सो प्रॉफिटेबल, अगर आप एरियाज के अकॉर्डिंगली उनको टारगेट बना के अपनी इम्प्लीमेंटेशन उनके ऊपर कर रहे हो तो आपको पता है कि आप वहां से प्रॉफिट गेन कर सकते हो। एंड पूरी मार्केट को कवर करना एक कंपनी के लिए क्यों इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि ड्यू टू द सम रिस्ट्रिक्शंस ऑफ टाइम, कॉस्ट एंड एफर्ट। बिकॉज किसी कंपनी के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता, ना ही इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है, ना ही इतनी मैन पावर होती है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उनके ऊपर। दैट्स वाई उनको एरियाज में डिफाइन कर लिया जाता है और उन एरियाज को आगे फर्दर सेगमेंट्स की तरह फिर फॉलो किया जाता है। ठीक है, जब आप उनको आइडेंटिफाई कर लेते हो तब आप उसको भी प्रॉपरली चेक करते हो कि हाँ वो एक्चुअली अब उन सेगमेंट्स को या उन एरियाज को आप प्रॉपरली टारगेट कर सकते हो। ठीक है, एंड बियॉन्ड दिस विल द सेगमेंट रिस्पॉन्ड टू द मार्केटिंग एक्शंस बाय द कंपनी, एड्स, प्राइसेस, स्कीम्स, प्रोमोज, और इज इट एक्शनेबल बाय द कंपनी। अब आप अपना एक्सपेंडिचर जो है अब आप इन्वेस्ट कर रहे हो, अपनी एडवर्टाइजमेंट्स कर रहे हो, प्राइजेस लगा रहे हो, स्कीम्स आप अपनी इम्प्लीमेंट कर रहे हो, आप प्रोमोस चला रहे हो। ठीक है, तो आपको लगता है कि हाँ वो सारी चीज़ें, सो ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही आप डिसाइड कर पाते हो कि जो आपने एरियाज डिफाइन किए हैं या जो आपने सेगमेंट्स डिफाइन किए हैं इन द टर्म्स ऑफ मार्केट, ठीक है, उनको आप इजीली टारगेट कर सकते हो, अपना प्रोडक्ट जो है उसको सेल कर सकते हो और अपनी जो नीड्स हैं, अपनी डिज़ायर्स हैं उनको आप अचीव कर सकते हो। सो सेगमेंटेशन इन सारी एबिलिटी, एक तरह की एबिलिटी प्रोवाइड करवाती है इन सारी चीज़ों को आगे फर्दर ग्रो करने में। एक मतलब सेलर्स को वो कंसंट्रेशन प्रोवाइड करवाती है, अपने रिसोर्सेज को, अपने एक्सपेंडिचर को, अपने टाइम को, अपनी एफर्ट्स को माइंड में रख के एक मार्केट को टारगेट करके अपना प्रॉफिट गेन करने में। इट विल ग्रो इन द नंबर्स एंड यूजेस एंड द टर्म्स ऑफ वैल्यूज। सो सेगमेंटेशन एक ऐसी ही टेक्निक है जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम में भी यूज कर सकते हैं। इट वॉज द रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ सेगमेंटेशन।
Now we are switching to the next topic, which is paging versus segmentation. We have already discussed about these two memory management techniques. Now we are elaborating the differences between paging and segmentation, and this comparison chart is based on some features which are given on the left side. Basis for comparison मतलब कौन कौन से फीचर्स हैं जिनके बेस पे आप इन दोनों चीज़ों को, इन दोनों मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो. द फर्स्ट वन इज बेसिक. अब पेजिंग में क्या है, अ पेज इज ऑफ फिक्स्ड साइज ब्लॉक साइज. हमें पता है कि उनके आपके जो पेजिंग है वहाँ पे फिक्स साइज जो होते हैं उनके ब्लॉक्स बनते हैं. सेगमेंटेशन में क्या है, सेगमेंट्स क्या है, वेरिएबल साइज के. मतलब कि पेजिंग में ब्लॉक जो है वो फिक्स साइज के हैं और सेगमेंटेशन में क्या है, वेरिएबल. वेरिएबल का मतलब है तो थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं, और चेंज भी हो सकते हैं और वो छोटे बड़े भी हो सकते हैं. साइज वो हमेशा इक्वल नहीं होते. एंड द सेकेंड पॉइंट ऑफ कंपेरिजन इज फ्रेगमेंटेशन. जो पेजिंग है इट में लीड टू द इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, बट जो सेगमेंटेशन है इट कॉजेज द एक्सटर्नल काइंड ऑफ फ्रेगमेंटेशन. एंड द थर्ड पॉइंट इज एड्रेस. अब पेजिंग की साइड पे क्या होता है, ये यूजर स्पेसिफाइड एड्रेस इज डिवाइडेड बाय सीपीयू इनटू अ पेज नंबर एंड ऑफसेट. मतलब पेजिंग की साइड पे जो एड्रेसेस हैं उनको डिवाइड किया जाता है. अब कौन सी दो चीज़ों में, एक तो पेज नंबर होता है एंड उसका ऑफसेट होता है. जैसे हमने पुराने सेक्शंस में पढ़ा था, जो पेज टेबल में हम लोग पेजेस को लोड कर रहे हैं उनके कौन से दो पोर्शन होते हैं, एक तो पेज का पेज नंबर होता है एंड दूसरा उसका ऑफसेट होता है. Offset defines the address of the page. And on the segmentation, the user specifies each address by two quantities, a segment number and segment का offset. मतलब जैसे मैंने पहले ही मेंशन किया था कि segment का base address and उसकी total limit, उसका limit size. And next topic क्या है, next point is size. The hardware decides the page size. एंड जो सेगमेंट है उसकी साइड पे कौन करता है, सेगमेंट साइज इज स्पेसिफाइड बाय द यूजर. ओके. एंड द फिफ्थ पॉइंट ऑफ कंपैरिजन इज टेबल. अब आपका जो पेजिंग है इट इन्वॉल्व्स अ पेज टेबल दैट कंटेन्स द बेस एड्रेस ऑफ द ईच पेज. एंड सेगमेंटेशन उसमें क्या होता है, इन दिस वी हैव अ सेगमेंट टेबल दैट कंटेन्स द सेगमेंट नंबर एंड the offset of the segment length. So it was the comparison chart of the paging and segmentation. It always comes in 10 marks questions, so kindly read it very carefully. Now on the next page, as we have already discussed the topics of paging and segmentation, but here I have given some easy definitions of paging, and it is related with the hardware of paging, and you can also mention these definitions in your examination. So यहाँ पे मैंने उसके एक डायग्राम के साथ इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन इसकी बताई हुई है. On the left sides we have the logical address and on the right side we have the physical address. यहाँ पे आपको जो डायग्राम मेंशन किया हुआ है, ये डायग्राम में यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो सीपीयू की साइड से है लॉजिकल व्यू ऑफ मेमोरी है उसको हम डिवाइड करते हैं पेजेस में. यहाँ पे जो P है वो पेज नंबर है, जो D है वो उसका ऑफसेट है, जैसे हमने अभी कंपैरिजन चार्ट में पढ़ा था. तो नीचे जो है वो आपका पेज टेबल दिया हुआ है. यहाँ पे टोटल मतलब कौन सा पेज नंबर की एंट्री हुई है, एंड वो पेज की एंट्री जो है वो आगे फर्दर फिजिकल एड्रेस में उसको लोड किया जाता है. फिजिकल मेमोरी में आगे फर्दर आपके पेज को लोडिंग की जाती है. दिस टेक्निक इज नोन एज द पेजिंग. तो इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, यू कैन ऑल्सो फॉलो इट. जैसे यहाँ पे प्रॉपरली उसको स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है. दिस इज अ मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम. इट अलाउज अ प्रोसेस टू बी स्टोर्ड इन अ मेमोरी एंड इन अ नॉन कंटीजियस manner. ठीक है. Storing process in a non-contiguous manner solves the problem of external fragmentation. We have already discussed it in the case of comparison chart. And for implementing paging, the physical and logical memory spaces are divided into the same fixed size blocks. These fixed size blocks of physical memory are called the frames. हमने ये पहले ही डिस्कस किया था in case of paging. And the fixed size blocks of logical memory are called the pages. ये भी हम डिफाइन कर चुके हैं. तो ये ऑलरेडी वही पुराने वाला मेथड है, बट ये मैंने आपको कुछ डेफिनेशंस इजी वे में दी हैं, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हो.
if you are going to define them in your examination. और ये भी एक बहुत slightly सी एक मैंने segmentation की definition दी हुई है आपको, you can also follow this. एंड यहाँ पे इसका भी आपको एक नेक्स्ट पेज पे मैंने डायग्राम दिया है. दिस इज ऑन द नेक्स्ट पेज. सी 1 सेकेंड. Yes, we have a CPU on the left side. Now switching to the next topic, which is virtual memory. Virtual memory is also very important topic in the case of operating system. Virtual memory होती क्या है? सबसे पहले अगर हम virtual word की बात करें तो virtual word का जो मीनिंग होता है उसका मतलब एक तरह का ये भी होता है कि एक चीज़ जो ये एक चीज़ का बहुत डिफरेंस होता है कि वो इन एक्चुअल में है क्या एंड उसको एक्सप्रेस क्या किया जा रहा है या फिर उसको रिप्रेजेंट क्या किया जा रहा है. मतलब एक चीज़ का होना कुछ और लेकिन उसका दिखाना कुछ और. दिस इज नोन एज द वर्चुअल. तो ये आपके पास वर्चुअल मेमोरी भी जो है ये भी एक तरह की एक एडजस्टमेंट होती है, एक यहाँ पे एक टेक्निक होती है, एक मैकेनिज्म होता है, उसको बोला जाता है वर्चुअल मेमोरी. मतलब कि इट enables a computer to be able to compensate shortages of physical memory by transferring pages of data from random access memory to the disk storage. Like user को ऐसे show किया जाता है that user has a large space of memory so that one can execute large programs in the main memory. So this is a combination of RAM and space on the hard disk. अगर यहाँ पे हम लोग एक छोटी सी रियल लाइफ की अगर मैं एग्जांपल लूँ तो लेट सपोज आपके पास जो मेन मेमोरी है वो उसका टोटल साइज 45 MB का है और यूजर की साइड से एक प्रोसेस आई है जिसका साइज है 50 MB. उसने वो एग्जीक्यूट करना है टोटल. अब आपके पास मेन मेमोरी ही जो है वो 45 MB की है लेकिन जो यूजर की प्रोसेस है उसका 5 MB वो कहाँ पे जाएगा, वो कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा. तो दैट्स वाई जो 5 MB है उसकी जो एग्जीक्यूशन है उसको कहाँ से बोरो किया जाता है, सेकेंडरी स्टोरेज की साइड से. दिस एडजस्टमेंट ऑफ मेमोरी स्पेस इज नोन एज द वर्चुअल मेमोरी. सी यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है, एक छोटी सी डेफिनेशन दी है. वर्चुअल मेमोरी इज अ टेक्निक दैट अलाउज द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेसेस व्हिच आर नॉट कंप्लीटली अवेलेबल इन द मेमोरी. ओके, द मेन एडवांटेज ऑफ दिस स्कीम इज दैट प्रोग्राम्स कैन बी लार्जर देन फिजिकल मेमोरी. यूजर को ये नहीं पता होता कि ये सारी बैकएंड पे कौन सी मतलब एडजस्टमेंट चल रही है, बट यूजर जो है वो अपने अकॉर्डिंगली अपने डाटा को अपने प्रोसेसेस को प्रॉपरली वो एग्जीक्यूट कर रहा है. उसको इस चीज में कोई भी मतलब डिफिकल्टी फेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है बिकॉज ये जो इन केस ऑफ वर्चुअल मेमोरी इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली भी यही यहाँ पे मेंशन करने का मोटिव है कि जब आपकी रैम जो है व्हेन इट रन्स लो तो क्या किया जाता है, वर्चुअल मेमोरी जो है वो डाटा को मूव कर सकती है इस वर्चुअल मेमोरी की साइड से टू अ स्पेशल स्पेस और उस स्पेस को क्या बोला जाता है, पेजिंग फाइल. So this process allows RAM to be freed up so that a computer can complete the task. मतलब कि जब ये मूवमेंट होती है तब क्या होता है, RAM जो होती है वो फ्री होती है, मतलब उसकी साइज उसकी जो स्पेस होती है वो थोड़ी फ्री अप हो जाती है और उसका बेनिफिट क्या होता है कि आपके जो टास्क हैं वो प्रॉपरली स्पीडली उनको कंप्लीट किया जा सकता है. एंड कई बार क्या होता है, लेट सपोज कोई मैसेज शो होता है कि हाँ वर्चुअल मेमोरी इज रनिंग स्लो, तो उसका मतलब क्या, उसका मतलब भी यही होता है कि आइदर योर रैम नीड्स टू बी एडेड, मतलब कि अब मेमोरी उसमें मेमोरी का जो साइज है वो बढ़ाने की ज़रूरत है. ठीक है. सो ऑल ऑफ दीज जो टेक्निक है, दिस मैकेनिज्म, इट कम्स अंडर द प्रोसेस ऑफ वर्चुअल मेमोरी. सो दिस वाज द बेसिक एम ऑफ वर्चुअल मेमोरी. Now the next topic in this unit we have is the demand paging. अब demand paging भी जो है, this is another type of swapping done in the case of virtual memory system. But जो demand paging है इसमें भी डाटा की मूवमेंट होती है, but it is done only when the pages are needed or demanded by some program. Only then they are copied from disk to RAM. Until they are not needed, no one or no page will be copied from disk to the RAM. मतलब यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं होगी, ठीक है, उनकी पेजेस की या फिर डाटा की.
जब उनकी ज़रूरत होएगी, जब उनको डिमांड किया जाता है पेजेस को, तभी उनको डिस्क से रैम की साइड पे मूव किया जाता है। अब जैसे मैंने नेक्स्ट आपको डायग्राम भी यहाँ पे दिया हुआ है। बेसिक पर्पस क्या होता है आपके पास डिमांड पेजिंग का? इसका पर्पस यही होता है, द बेसिक पर्पस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू रिड्यूस द लोड ऑन द सिस्टम एंड बिकम मोर एफिशिएंट। ऐसे ही होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक प्रोसेस की एक ना कुछ छोटी सी एक स्लाइटली एग्जांपल दी है। कंसीडर दैट अ प्रोसेस एंटर्स इन द सिस्टम दैट इज स्वैप्ड इन, ठीक है। एक प्रोसेस जो है वो सिस्टम में एंटर हुई। अब हर प्रोसेस के पास उसके पेजेस होते हैं, जैसे हमने पुराने चैप्टर्स में और पुराने सेक्शंस में पढ़ा है। and it might not be suitable and efficient to swap or load all the pages for the process at once। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता कि उस प्रोसेस के सारे पेजेस को इंस्टेंटली और एक साथ ही उनको लोड कर लिया जाए। As the program may only need only a certain pages for the application to run। यहाँ पे कुछ पेजेस जो होते हैं उनको एक टाइम पे मूव किया जाता है only in order to run the application, ठीक है। इन फैक्ट उन्होंने क्या बोला है, इन केसेस 1 GB application may need as little as 20 MB pages to be swapped, so there is no need to swap all at once। अगर आपके पास 1 GB की एप्लीकेशन है तो वहाँ पे भी क्या हो सकता है, आप टोटल डाटा को आप नहीं लोड करवाओगे, वहाँ पे भी लेस स्पेस जो होती है या लेस डाटा जो होता है उसको स्वैप इन किया जाता है, ठीक है। सो डिमांड पेजिंग इज द प्रोसेस दैट सॉल्व्स दिस बाय ओनली स्वैपिंग पेजेस ऑन डिमांड और ऑन डिमांड एंड ज़रूरत के अकॉर्डिंगली, ज़रूरत और डिमांड के अकॉर्डिंगली। दिस इज नोन एज द डिमांड पेजिंग। और इसको कई बार लेजी स्वैपिंग भी बोला जाता है या फिर इनको लेजी स्वैपर भी बोला जाता है, ठीक है। इट वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड पेजिंग। एंड यहाँ पे मैंने एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें भी यही मेंशन किया हुआ, प्रोग्राम ए की साइड पे डाटा को स्वैप इन किया गया है सेकेंडरी मेमोरी की साइड पे, बट ओनली व्हेन दे आर नीडेड और व्हेन दे आर डिमांडेड। आफ्टर दैट दे आर स्वैप्ड आउट फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी टू द मेन मेमोरी फॉर द पर्पज ऑफ देयर एग्जीक्यूशन। सो इट वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड पेजिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मेमोरी मैनेजमेंट।